वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आफ्टर कोबाल्ट या आफ्टर मिडवे हम बोल सकते हैं जो डी सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, या ऐसा बोल सकते हैं जब डी सबशेल हाफ फिल्ड हो गई है, नाउ दिस डी सबशेल कैन प्रोड्यूस समवॉट शील्डिंग इफेक्ट। Though shielding effect produced by d subshell electron is poor, but when 5 electrons or more electrons will enter in this d subshell, they can produce somewhat shielding effect. And due to the increasement of shielding effect, the nuclear charge or the attraction force between the positively charged protons and the outermost shell electron start decreasing, and the shell goes somewhat outside, and we can say the size increases after midway till zinc. From scandium to midway, the sizes decreases, but after midway, again sizes starts increasing, because when the electron comes in d subshell, they start producing shielding effect, and nuclear charge decreases and size again starts increasing. Second thing we discussed yesterday, that second or third row transition series elements have almost सिमिलर साइजेस। आप देखिए इनके साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और जर्कोनियम और हॉफनियम का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। जर्कोनियम की एटॉमिक रेडियाई हो जाती है 160 और हॉफनियम की जाती है 159, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि हॉफनियम का साइज बड़ा हो। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 6th है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल 5th है। उसके बावजूद भी जो जर्कोनियम का साइज है वो बढ़ गया है देन द हॉफनियम। तो इसका आंसर आप एक टर्म में देंगे, ड्यू टू lengthenoid contraction which is attributed by poor shielding effect produced by 4f subshell electrons. Now we go to the next topic which is called एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अभी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबकी एक पर्टिकुलर रीजनिंग रहनी है। सभी बच्चों को एक ही बार में बात को समझना है, और जो फैक्ट है उसका एक पर्टिकुलर रीजन होना है। उसके अलावा आपको ना तो कुछ लिखना है और बहुत ज़्यादा आपको उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन उसका है और वो आपको दिखाई पड़ेगा। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आपसे, एक नया टर्म हमारे पास आ रहा है विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखिए मेटल सरफेस के अंदर जो n-1d और ns सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे अगर मैं 3D सीरीज में बात करूं तो 3D सीरीज में जो 3D और 4s सबशेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब है कि बॉन्ड बनाएंगे, और इस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मैंने आपको ये बताया मेटल की सरफेस में, ट्रांजिशन मेटल्स की सरफेस में जो n-1d और ns सबशेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, और इस ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, और इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको मैं डेल्टा ए एच नॉट से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। ये मैंने स्मॉल ए बनाया हुआ है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसा देखा गया है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतनी ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
तो रफली ऐसा बोला जा सकता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा रिलीज होगा, और जितना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा रिलीज होगा उतना मेटल की एनर्जी खुद की कम होगी, मेटल ज्यादा स्टेबल होगा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर ट्रू सेंस में बात करें तो इस लाइन को आप सभी बच्चे याद रखिए। वो सही बात क्या है? वो सही बात ये है कि जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ ओवरलैपिंग। इंटरेस्ट ऑफ ओवरलैपिंग यानी कि मैं आज के बाद आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ भाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे सर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ये नहीं बताएंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा, ये नहीं बताएंगे आप। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा आगे बताते हुए, जब बात आपको समझ में आ जाएगी तो आप बताएंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ ओवरलैपिंग। मैं देखिए आपके लिए कुछ मेंबर्स यहाँ लिख रहा हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, देन मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और इसमें मैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखूं तो यहाँ पे हो गया D1 एक अनपेयर्ड है, D2 यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है, D3 यहाँ 3 अनपेयर्ड है, D5 यहाँ पे 5 अनपेयर्ड है, D5 यहाँ 5 अनपेयर्ड है, D में बात कर रहा हूँ, हालांकि 4s भी देखना चाहिए था, D6, D7, D8, D10 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ भी D10 हो जाएगा। तो आप देखिए जरा इस बात को समझिए कि जब आप स्कैंडियम की बात करें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब आप टाइटेनियम की बात करें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वैनेडियम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और एक 4s1 भी आता है ना। मैंगनीज की बात करें तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बात करें D6 हो गया, आप कितने रह गए 4 अनपेयर्ड, यहाँ कितने रह गए 3, यहाँ कितने रह गए 2, यहाँ कितने रह गए 0 0। डी की बात कर रहा हूँ केवल मैं इस समय। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व हो रही है कि जब आप स्कैंडियम से मूव कर रहे हो क्रोमियम तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है 1 2 3 5, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा, और यही आपको जितना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। ये जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में जो 3D सीरीज आपके पास है उसमें देखिए टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है 1 2 3 5। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ रहा है क्रोमियम तक। और देखिए सडनली मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके बावजूद भी मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम हो गया, क्रोमियम से सडनली बहुत ज्यादा गिर गया। ऐसा इसलिए है कि मैग्नीज वाली कंडीशन कौन सी है D5, और इस बात को ध्यान रखेंगे जो D5 वाली कंडीशन है ये D की हाफ फिल्ड कंडीशन है, और हाफ फिल्ड की वजह से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से D5 configuration of Mn gets extra stability, और इसलिए जब ये स्टेबल है तो इसका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स ओवरलैपिंग वो काफी कम हो जाता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना ही केवल इस बात को डिसाइड नहीं करेगा कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कितनी ज्यादा होगी। आप मैग्नीज का केस देख रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैंगनीज है वो कैसा हो गया है, उसका डी एटॉमिक ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया है, और जो उसका इंटरेस्ट है टुवर्ड्स ओवरलैपिंग वो कम हो गया, और इसी वजह से मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम हो गया है क्रोमियम के कंपैरेटिवली। ऐसे टेक्नीशियम में भी हुआ है, टेक्नीशियम हमारे पास 4D सीरीज का मेंबर है, यानी कि सेकंड रो ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर D5 है, और
यहाँ भी D5 की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से जो टेक्नीशियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम हो गया है। अब आप देखिए, जब आप आयरन पे आए तो 4 एम्पियर, कोबाल्ट में फिर 3 एम्पियर, टी में आपके पास निकिल में 2 एम्पियर। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया, Fe, CO, निकिल। लेकिन जब आप जिंक में पहुंचे तो डी सबशेल कैसा हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। और इस फुल्ली फिल्ड की वजह से जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसे होंगे, हाईली स्टेबल। इस बात का ध्यान रखेंगे, जहां भी हाफ फिल्ड कंडीशन आएगी वहां पर हम टर्म यूज करते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल, और जहां भी फुल्ली फिल्ड कंडीशन आएगी वहां हम यूज करेंगे एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जिंक के केस में डी सबशेल कैसा है, फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ये कैसा हो गया, हाईली स्टेबल। जब हाईली स्टेबल हो गया तो इसका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स ओवरलैपिंग वो काफी कम हो गया, और यही वजह है जो जिंक है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और इसीलिए जिंक बाकी ट्रांजिशन मेटल्स के मुकाबले में अलग प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी सब हार्ड मेटल्स से इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन एक्सेप्शनली जिंक का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है। रीजन, very low enthalpy of atomization of zinc due to हाईली स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने देखा जैसे D10 हुआ प्रॉपर्टी चेंज हो गई, और इसलिए हमने कहा था जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं सब वही होंगे जिनमें N-1d सबशेल पार्शियली फिल्ड हो। तो पार्शियली फिल्ड जहां जहां है वहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन जहां भी D10 हो गया वो स्टेबिलिटी बढ़ गई, और उसका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स ओवरलैपिंग वो काफी कम हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट काफी कम हो जाएगा तो बॉन्ड वीक बनेंगे, बॉन्ड वीक बनेंगे तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। तो आपने यहाँ एक ही बात सीखी है, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, interest towards overlapping, and interest towards overlapping depends on the stability of atomic orbital. Lower the stability of atomic orbital, more will be the interest towards overlapping, and more the overlapping, more harder will be the metal and higher will be the melting point. No doubt, unpaired electron जितने ज़्यादा होते हैं उतना melting point ज़्यादा होना चाहिए, होता है। लेकिन जब D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो D5 की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड ओवरलैपिंग वो कम हो जाता है, और इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैग्नीज का, टेक्नीशियम का D5 कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी, मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी काफी लो होता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे जिंक की बात करें D10 हो गया, 0 हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिंक है उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 0 हो जाएगा। नो, ये जो डी सबशेल फुल्ली फिल्ड हो गया है इनका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स ओवरलैपिंग वो कम हो गया, यानी कि ओवरलैपिंग होगी तो, लेकिन कम होगी, काफी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 0 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास रहते हैं। तो जब कभी भी जिंक के बारे में पूछा जाएगा तो ये नहीं लिखेंगे कि जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 0 है, तो बात गलत हो जाएगी। ऐसा लिख सकते हैं कि भी जिंक का जो आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली स्टेबल है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कैसे इन्होंने आंसर किया है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। क्या रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल्स का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है। तो क्यों है हाई, क्योंकि N-1d सबशेल पार्शियली फिल्ड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसलिए जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स ओवरलैपिंग वो ज्यादा होगा। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, they have stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between atoms, resulting
in higher enthalpies of atomization. तो वैसे तो ये इन्होंने आंसर लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर आंसर लिखाता तो ये लिखा था in transition metals n-1d subshell is partially filled and have more number of unpaired electrons which have more interest towards overlapping, और ब्रैकेट में लिखा था exceptionally Mn has low enthalpy of atomization due to more stability of D5 configuration. बात समझ में आ रही है? ऐसी लैंग्वेज आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये भी समझ में आ जाएगा, बच्चों को ये भी पता है कि मैंगनीज D5 की वजह से ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसमें लो है, तो केवल ये बात नहीं चल पाएगी लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है मेरी? मुझे लगता है आप सब मेरी बात से एग्री होंगे, राइट? क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं, राइट? इन दिस सीरीज, in the series scandium Z equal to 21 to zinc 30, the enthalpy of atomization of zinc is lowest, that is 126। देखिए जीरो नहीं हुई है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, करेंगे, एस और डी वाले ओवरलैप करेंगे। जरा बेटा एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं भी बात करता हूँ, एक मिनट। In the series zinc to Zn30, the enthalpy of atomization of zinc is lowest. Ishika? Because of Yes. because of fully filled, highly stable d orbitals, its interest in bonding of orbitals is very less. देखिए अभी अनन्या ने बहुत अच्छी की बताई थी, इंटरेस्ट ऑफ ओवरलैपिंग का आप ऐसे बताएंगे, इन केस ऑफ जिंक ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटल, zinc has very poor interest towards overlapping. The D and S atomic orbital of zinc have very poor interest towards overlapping, and that's why zinc has the lowest enthalpy of atomization, that is 126 किलोजूल पर मोल। आपने जो शुरू की 1.5 लाइन बताई थी बिल्कुल ठीक है, स्टार्टिंग वही होनी है कि D subshell is fully filled and highly stable in case of zinc, that's why zinc atomic orbitals have low interest or very poor interest towards overlapping, that's why enthalpy of atomization of zinc is very low, right?